देखिए कल का अब जीओसी का हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं कल का थोड़ा बहुत रिवीजन करा लेता हूँ क्योंकि कल वाली बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आवाज़ आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्लियर है ना सब? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ठीक है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो मैंने ये कंसेप्ट इसलिए कराया था बच्चों कि यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जीओसी में इसकी हमको ज़रूरत है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम ब्रॉड हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से और क्या क्या, थोड़ा इसमें लाइट आइडिया हमको चाहिए, ठीक है। और इसको मतलब हम लोग लाए कहाँ से, मेन हमको ये समझना है। देखिए ध्यान से समझिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या था। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि हमने एक कंपाउंड लिया। अभी तक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आया है। हाइब्रिडाइजेशन आया कहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी। देखिए कार्बन क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इस तरीके से होगा तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2p में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक्साइटेड होकर 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जा चुका होगा। अब CH4 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे। चार हाइड्रोजन आएंगे, मगर हाइड्रोजन है तो एक ही एटम। अब हाइड्रोजन के पास ऑप्शन है। देखिए हाइड्रोजन के पास दो तरीके हैं कि वो किसके साथ बॉन्डिंग, फर्स्ट पहले बॉन्डिंग किसके साथ करे। देखिए एक तरीका तो ये है उसके पास कि वो 2s के पास जाए और उसके साथ बॉन्ड बना ले, और दूसरा तरीका ये है कि वो 2p वालों के साथ जाए और उनके साथ बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पे उसके पास इन दो चॉइस को समझने के लिए हम लोग समझते हैं ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल। ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल। अब इस ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल में क्या होता है, हम लोग s और p ऑर्बिटल की बातें करते हैं। एस और पी ऑर्बिटल से हम लोग ये समझते हैं कि उनके अंदर क्वालिटीज क्या क्या हैं और उनकी बुराइयां क्या क्या हैं। तो एस ऑर्बिटल में हमने देखा, एस ऑर्बिटल में हम लोग ये समझते हैं कि एस ऑर्बिटल के पास उसकी क्वालिटी है एक, तो आपका गुड क्वालिटी उसकी ये है कि उसकी लो एनर्जी है, और बैड क्वालिटी उसकी ये है कि उसके पास क्या है, उसके पास शेप नहीं है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, उसके पास क्या नहीं है, शेप नहीं है। ठीक, अगर उसके पास शेप नहीं होगा, ये आपको एरो दिख रहा है, ये जो मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं, ये देखिए, अब ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ आपको, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन थे। हाइड्रोजन जब 2s के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा और 2p के पास बॉन्ड बनाने जाएगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो इन दोनों में से किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। अब ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल हमको ये समझाएगा कि दोनों में से किसके साथ वो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा या पहले किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जिसके, ऑब्वियस सी बात है, जिसके साथ अच्छी बॉन्डिंग उसकी हो रही होगी वो उसके साथ पहले बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा। तो देखिए एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल के पास एक अच्छी बात यह है कि उसकी जो क्वालिटी है, अच्छी बात यह है कि उसकी लो एनर्जी है। समझ रहे हैं? उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्या होता है, सबसे ज़्यादा करीब होता है। और उसकी बुरी बात क्या होती है कि वो शेपलेस होता है, क्योंकि गोल मटोल सा, आपको पता है कि एस का शेप क्या होता है, स्पेरिकल शेप का ऐसा आपको दिखाई देता है, गोल मटोल सा दिखाई देता है। तो गोल मटोल अगर वो है, गोल मटोल अगर वो है तो क्या होगा, वो शेप लेस होगा, उसके पास शेप नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई? देखिए अब अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल के पास एक गुड क्वालिटी क्या है कि उसके पास शेप है, वो डायरेक्शनल नेचर का है। आपको पता है कि p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये इसकी क्वालिटी है कि इसके पास डायरेक्शनल नेचर है। अब s तो गोल मटोल सा है, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? देखिए एस तो गोल मटोल सा है, इसके पास शेप नहीं है, पर पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का है, उसके पास पर्टिकुलर एक शेप है। तो ये इसकी अच्छी बात है। और बैड क्वालिटी क्या थी कि इसके पास क्या है, इसके पास हाई एनर्जी होती है। और कोई भी एटम, देखिए केमिस्ट्री में आप लोग ज़्यादातर अधिकतर ये समझते हैं, जनरली ये हम लोग समझते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। तो कोई भी एटम क्या चाहता है कि मेरी लो से लो एनर्जी रहे ताकि मैं स्टेबल रहूं। ठीक है, तो बैड क्वालिटी पी के पास क्या है कि इसकी एनर्जी हाई है। तो देखिए एस के पास क्वालिटी थी लो एनर्जी और पी के पास क्वालिटी थी शेप। अब जो इस एटम को चाहिए थी वो दोनों बातें अलग अलग के पास है। मतलब एक बात तो चली गई 2s के पास और एक बात चली गई 2p के पास। अब होगा क्या,
बात को समझने का प्रयास करना। अब दूसरी स्लाइड में मैं चल रहा हूँ। दूसरी स्लाइड में देखिए, मैंने आपको ये एग्जाम्पल की मदद से समझाया था। मैंने कहा एक लड़की है या लड़का है, जो भी आप समझ सकते हैं। जनरली हम लड़की के एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं, ये बात आप भली भांति जानते हैं कि लड़कियों के लिए रिश्ते आते हैं, लड़कों को तो ढूंढने से नहीं मिलते। देखिए अब होगा क्या, इस लड़की के लिए शादी के रिश्ते आए। अब पहली बार में दो रिश्ते आए। अब दो रिश्तों में क्या है कि पहले वाले में एक की सैलरी है 20,000 रुपये, केवल मात्र 20,000 रुपये, और दूसरे वाली की सैलरी है 22,000 रुपये। अब होगा क्या, 20,000 रुपये वाले की दिखने में वो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट, और 22,000 रुपये वाला जो है वो है मोटा दिखने में, मतलब स्मार्ट सा नहीं है। मगर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन दोनों की एनर्जी में, एनर्जी मतलब सैलरी, इन दोनों की सैलरी में केवल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 2,000 रुपये का है। तो 2,000 रुपये के लिए कौन अपने अरमानों के साथ सेक्रीफाइस करे? कौन चाहेगा कि हमको 2,000 में मोटा सांड मिल जाए? इससे बढ़िया तो हम स्मार्ट सा ढूंढ लें। तो जब बेटा एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा लो होता है तो उस टाइम हम शेप को, लुक्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये बात ऑर्बिटल में भी फॉलो होती है कि जब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है तो उस टाइम हम लुक्स देखते हैं, उस टाइम हम ये देखते हैं कि शेप किसका अच्छा है। और दूसरी बात अगर हम देखें कि लड़की के लिए, वही इसी लड़की के लिए दूसरी शादी का रिश्ता आया और उसके पास भी, उसमें दूसरी बार शादी का जो रिश्ते आए, उसमें पहले रिश्ते में क्या है, एक की सैलरी 20,000 रुपए है और दूसरे की सैलरी क्या है, दूसरे की सैलरी आपकी है 20 करोड़ रुपए। तो आपका यहाँ पे गधा भी बता देगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पे हमको पता है 20,000 रुपए वाला अगर हमारे पास स्मार्ट भी है, सुंदर सा है दिखने में, और चाहे वो खुद ही ऋतिक रोशन क्यों ना उतर के आ जाए, ठीक है, 20,000 अगर उसकी सैलरी है, और कोई हमारे पास मोटा सा आदमी आ जाए, सपोज अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी का बेटा जो है वो आपके पास आ जाए, और वो मोटा ताजा बिल्कुल स्मार्ट सा नहीं है, तो आपको ये गधा भी बता देगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा। आपको पता है कि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, और जब भी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे शादी के लिए हमेशा जाएंगे 20 करोड़ रुपीस के लिए। 20 करोड़, ये तो 200 करोड़ हो गया, चलो जो भी है, मतलब हाई के लिए, हाई के लिए हम लोग जाएंगे। अब उसके लिए उस टाइम वो मोटा मैटर नहीं करेगा, उस टाइम उसके लिए कौन सा मैटर करेगा, उसके उस टाइम उसकी लड़की के लिए 20 करोड़ मैटर कर रहा होगा। ध्यान से समझना बात को। जब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस टाइम हम किसको चुनते हैं, उस टाइम हम चुनते हैं हाई, हाई उसको, किसको, हाई पैसे को। शादी के मामले में हम इसको पैसे से समझेंगे। ऑर्बिटल के मामले में जब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम आप स्टेबिलिटी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या समझ सकते हैं आप, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब ये हो जाएगा कि जिसके पास एनर्जी कम है। तो अगर दूसरे वाले फंडे से, दूसरे वाले एग्जाम्पल से हम लोग समझे तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम लोग किसको लेंगे, उसको लेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, या फिर एस ऑर्बिटल को, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी, दोनों में से। मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझा दिया है, ठीक। अब अगर मैं बताऊं आपको विद इन अ सेल, विद इन अ सेल, विद इन अ सेल की मैं बात करूं बच्चों, विद इन अ सेल की मैं बात करूं तो विद इन अ सेल में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। मैंने आपको बता दिया। ये अगर मैं 2s और 2p की बात करूं, 3s और 3p की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू पहले वाले में 2 है, n इक्वल टू दूसरे वाले में 3 है। तो बेटा जब किसी सेम शेल की बात हो रही होगी तो वहां पे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा लो होगा। और पहले वाले रिश्ते से हमको पता है कि अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा लो होगा तो वहां पे स्मार्टनेस को, लुक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे 2s और 2p में से बेटर बॉन्ड कौन बनाएगा, 2p वाला, क्योंकि उसके पास क्या है, शेप है। तो शेप वाले को हम प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूं। देखिए अब मैंने बात की थी कि अगर जो दूसरा रिश्ता आया था जिसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा, डिफरेंस बहुत ज्यादा था, मतलब एक की सैलरी 20,000 थी, एक की सैलरी 20 करोड़ थी। तो बेटा कभी भी डिफरेंट सेल्स की बात हो तो डिफरेंट सेल्स में क्या होता है, उस एग्जांपल को अगर यहां से लिंक करें तो अगर कभी भी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, और एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई किस में होता है, डिफरेंट सेल्स में।
तो वहां पे हम किसको प्रायोरिटी देंगे, वहां पे हम लो एनर्जी वाली को प्रायोरिटी देंगे। मैंने आपको बता दिया लो एनर्जी वाला क्यों। आप तो वहां पे समझ रहे होंगे कि सर 20 करोड़ वाले को आपने प्रायोरिटी दी, मतलब जिसके पास हाई पैसा है, ज्यादा पैसा है। तो बेटा यहाँ पे आपने 20 करोड़ को किस तरीके से समझना है, 20 करोड़ का मतलब हाई स्टेबिलिटी। और केमिस्ट्री में हाई स्टेबिलिटी कब आती है, स्टेबिलिटी का मतलब जब एनर्जी क्या हो, लो हो। तो यहाँ पे अगर आपको हाई स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाऊं, अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए कि विच वन इज फॉर्म बेटर बॉन्ड, तो 1s है एक बार में और एक बार 2p है। तो 2p के पास शेप है और 1s की एनर्जी कम है। तो बेटा यहाँ पे सेल्स डिफरेंट सेल्स हैं, पहली वाली n=1 है और दूसरी वाली n=2 है। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाने के कारण यहाँ पर क्या होगा, हम किसको प्रायोरिटी देंगे, लेस एनर्जी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, मैं एक सेकेंड देखिए, चलिए आगे बात करते हैं। कार्बन मैंने आपको बता दिया बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जो 6 बजे 6:05 के बाद एडमिट होने की कोशिश करेगा मैं उसको ज्वाइन नहीं करूंगा। अभी भी कोई बार बार एडमिट होने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है वो अभिनव हो, मैं एडमिट नहीं करूंगा, ध्यान रखना। कोई बात नहीं बेटा, क्लास रुक जाएगी, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, मैं दोबारा एडमिट नहीं करूंगा, वो वीडियो देख लेगा। आप लोग ध्यान से सुन ले, चाहे कल से कोई भी हो, मैं एडमिट नहीं करूंगा। कार्बन का देख लीजिए, कार्बन का देखिए 2s और 2p की अगर बात की जाए तो 2s में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने हैं देखिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने अब हाइड्रोजन आप समझ चुके हैं, अब आप कार्बन के इन दोनों फंडों को समझ गए ना। कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से समझना। पहली बात क्या थी, पहली बात विद इन अ सेल की बात की जाए तो एनर्जी डिफरेंस लो होता है विद इन अ सेल में। अगर 2s 2p की बात की जाए तो वहां पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि n=2 है, सेम सेल में एनर्जी डिफरेंस लो होता है। और एनर्जी डिफरेंस जब भी लो होता है तो एनर्जी डिफरेंस लो होने के कारण उस समय हम लुक्स को देखते हैं, पहली बार में लुक्स को, जब सेम सेल की बात हो रही हो। और जब डिफरेंट सेल्स की बात हो रही हो वहां पे एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है, और एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाने के कारण हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हम एस को प्रायोरिटी देंगे, एस ऑर्बिटल को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम उस समय किसको प्रायोरिटी देंगे, एस ऑर्बिटल को प्रायोरिटी। एस ऑर्बिटल या कोई भी हो, एस जरूरी नहीं है एस ही हो, मतलब बात समझने का कोशिश कीजिए। अगर एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाए तो उस समय हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसकी एनर्जी लो हो। अब हम इन दोनों कंसेप्टों के साथ वापस हाइड्रोजन के पास चलते हैं। अब हाइड्रोजन को जो कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। देखिए CH4 की बात करें, 2s और 2p अभी हाफ फील्ड थे। अब हाफ फील्ड में अब देखो अब उसके पास दो रास्ते थे कि वो किसके साथ बॉन्ड बनाए, दो रास्ते से वो 2s के साथ बनाए या 2p के साथ बॉन्ड बनाए। तो बेटा 2s और 2p विद इन अ सेल, देखिए ध्यान से देखिए, विद इन अ सेल की बात हो रही है, 2s और 2p n=2 दो है, 2s भी है और 2p भी है, तो विद इन अ सेल की बात हो रही होगी। तो यहां पे हम प्रायोरिटी देंगे किसको, यहां पे हम शेप को प्रायोरिटी देंगे। 2s और 2p में से अच्छी बॉन्डिंग कौन करेगा, 2p करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो 2p के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, आपने 2s के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। बनाएगा, 2s के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, मगर ध्यान दीजिएगा, पहले बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, 2p के साथ बनाएगा। और 2p के साथ क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग होगी, इसलिए 2p के साथ वो अच्छी बॉन्डिंग करेगा और पहले बॉन्ड बनाएगा। और 2s के साथ में वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं करेगा और जैसे तैसे बॉन्ड बनाएगा, मतलब अच्छा नहीं बनाएगा, बना लेगा बस। अब देखिए ध्यान से समझिए, P वाला क्या करेगा, P वाला बेटर बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि प्रायोरिटी के ऑर्डर में विद इन अ सेल में हम शेप को प्रायोरिटी देते हैं। तो P बेटर बॉन्ड बनाएगा और S उतना अधिक बेटर बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब ध्यान से समझना, जब इस तरीके का कंसेप्ट आएगा तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देन कंक्लूजन इज दैट बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंट इन CH4 बिकॉज कि 2p ने अच्छी बॉन्डिंग की है और 2s ने उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं की है। आप ध्यान से समझिए, क्योंकि क्या हुआ है, 2p ने बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग की है तो उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ अच्छी होनी चाहिए, और 2s ने उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं की, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ अच्छी नहीं होनी चाहिए, कुछ
अलग होनी चाहिए, मतलब 2p वालों की अलग और 2s वालों की अलग। तो बेटा यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आनी चाहिए ये। अब देखना दूसरी बात, पहली बात तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि इस तरीके से मिक्सिंग हुई होगी तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जब ये 2p वाले अपनी अलग ही बांसुरी बजा रहे हैं और 2s वाले अपनी अलग ही राग गा रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, 2p वाले क्या होते हैं, एक दूसरे से px py और pz वाले एक दूसरे से 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना के रहते हैं। और 90 डिग्री का जब भी बॉन्ड एंगल बनता है, 90 डिग्री का जब भी बॉन्ड एंगल बनता है, वो तो चलो वो हम स्टेरिक स्टेबलाइजेशन में समझेंगे कि उसमें क्या होता है, उसमें रिपल्शन वगैरह से ये अपने बॉन्ड एंगल को बढ़ा लेते हैं। मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चूंकि 2s वाले अपना अलग राग गा रहे हैं और 2s वाले अपनी अलग ही जाके बांसुरी बजा रहे हैं, अपना अलग ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, p वाले चूंकि 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल p के कारण 90 डिग्री का आ जाना चाहिए था। यहाँ पे CH4 में बॉन्ड एंगल कितना आ जाना चाहिए था, 90 डिग्री का आ जाना चाहिए था। मगर हुआ क्या, ध्यान से देखिए, बट एक्सपेरिमेंटली जब हम एक्सपेरिमेंट पे गए तो एक्सपेरिमेंटली हमको पता लगा इन CH4 ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल या ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। चारों की चारों बॉन्ड CH4 में चारों के चारों बॉन्ड क्या होंगे, चारों के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे और बॉन्ड एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट। और यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से क्या कंसेप्ट आया कि बॉन्डिंग या मिक्सिंग इस तरीके से हुई नहीं होगी और यहीं से जन्म लेता है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। इतनी बात समझ में आई? क्या आपके कुछ फंडे क्लियर हुए जो आज तक आप समझते आए थे? क्या आपके कुछ फंडे क्लियर हुए कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कैसे आया? समझ गए? आपकी समझ में कुछ आया? ठीक है, देखिए अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि CH4 में मैंने लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल्स आर 109 डिग्री, तो आप क्या मुझे यह बता सकते हैं कि CH4 में कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे? क्या आप बता सकते हैं कि CH4 में कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, कितने बॉन्ड एंगल्स होते हैं? हम्म, अच्छा अच्छा, 6 होते हैं। कोई और? अब देखिए, मैंने आपसे बॉन्ड एंगल पूछा कि इस CH4 में कितने बॉन्ड एंगल होंगे, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया 6, कुछ बच्चों ने दिया 4, कुछ बच्चों ने अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हम क्या क्या होता है इसमें, है ना। न्यू स्लाइड ओपन करके समझ लेते हैं बच्चों। पहली बात, आपको बॉन्ड एंगल का पता होना चाहिए। सिंपली सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि CH4 या कोई भी मॉलिक्यूल हो तो एक फॉर्मूला होता है N और ब्रैकेट में होता है N-1 डिवाइड बाई 2। N क्या हो जाएगा यहाँ पे, जितने भी ये एटम है, ये हाइड्रो CH4 है ना, तो 4 हो गया N और 4-1/2, तो ये हो जाएगा 12/2, यानी यहाँ पे 6 बॉन्ड एंगल्स होते हैं। और आप समझ भी लीजिए, देखिए कैसे होगा 6 बॉन्ड एंगल। आप इमेजिन करना, आपको पता है ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, एक इसका इसके साथ, एक इसका इसके साथ, एक इसका इसके साथ। ठीक हो गया? समझ में आ रहा है? देखना, अब एक इसका, एक नीचे वाले का इस वाले के साथ, एक नीचे वाले का पीछे वाले के साथ, और इन एक नीचे वालों का इन दोनों आपस में। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो 6 बॉन्ड एंगल कैसे होंगे, समझ पा रहे हो आप लोग? 6 बॉन्ड एंगल कैसे होंगे आप लोग समझ पा रहे हैं? तो 6 बॉन्ड एंगल ऐसे होते हैं। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया था, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया था, तो हाइब्रिडाइजेशन पे मैं आपको लेके चलता हूं, हाइब्रिडाइजेशन पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कहां से आएगा। अब कंक्लूजन क्या निकल चुका है बच्चों, कंक्लूजन क्या निकल चुका है कि इस तरीके से बॉन्डिंग नहीं हुई होगी। तो यहां पर से नया कंसेप्ट आया जिसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा, देखिए यहां था कुछ, ये है कुछ न्यूक्लियस, ये है कुछ 2s और ये है कुछ 2p। बेटा होता क्या है, देखिए इस 2s को
2s वाले को दरकार रहती है हमेशा किसकी, देखो अच्छी बात लो एनर्जी, लो एनर्जी, और बुरी बात, बुरी बात, बुरी बात, बैड थिंग। लो एनर्जी अच्छी बात, और बुरी बात क्या है, बुरी बात है शेपलेस, शेपलेस, शेपलेस जो है ये इसकी बुरी बात है। ठीक है, पी की क्या है अच्छी बात, पी की अच्छी बात ये है कि इसके पास शेप है, शेप, ध्यान से समझना, इसके पास शेप है। ठीक, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, इसके पास शेप था, ये इसकी अच्छी बात थी। ठीक है, और बुरी बात क्या थी, इसकी हाई एनर्जी। तो बेटा ये सोचते हैं कि भैया हम लोग पहले कोशिश कर चुके हैं, हम लोग कुछ अलग ही राग गा रहे थे, हम लोग कुछ अलग ही राग गा रहे थे, और असल जिंदगी में कुछ और ही हो रहा था। तो ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं कि इस तरीके से तो बॉन्डिंग नहीं हुई, नहीं करनी है। तो ये लोग आपस में मीटिंग बैठाते हैं, आपस में बैठते हैं, आपस में बैठकर कॉन्क्लूजन निकालते हैं कि देखो भाई, देखो भाई 2s और देखो भाई 2p, आपस में ये बैठते हैं, आपस में इनका कॉन्क्लूजन क्या निकलता है कि भैया आपके पास जो मेरे पास नहीं है वो आपके पास है, और जो 2p के पास नहीं है वो जो 2s के पास है। यानी 2p के पास क्या नहीं है, 2p के पास एनर्जी कम नहीं है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो उसके 2p के पास एनर्जी लो नहीं है। लो एनर्जी किसके पास है, 2s के पास है। और 2s के पास क्या चीज नहीं है, 2s के पास जो चीज नहीं है वो है शेप, और वो शेप किसके पास है, वो शेप है 2p के पास, वो शेप है 2p के पास, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये दोनों आपस में बैठते हैं, आपस में मिलजुल कर सोचते हैं कि क्यों ना हम ऐसा कुछ कर लें, आपस में बैठ के कुछ नया रास्ता निकाल लें। और नया रास्ता क्या निकलता है, ध्यान से देखिए, नया रास्ता क्या निकलता है, ये थोड़ा नीचे आता है, ये थोड़ा ऊपर जाता है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है, आपस में दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है इनमें। और उसी फ्रेंडशिप को बोला जाता है, उसी हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आप देखोगे ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल यहाँ पे ये चारों मिक्स हो चुके हैं, और ये वाला भी आपका sp3 है, ये वाला भी आपका sp3 है, ये वाला भी आपका sp3 है, और लास्ट वाला भी आपका sp3 है। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटलों को आप देखोगे तो बेटा पी की एनर्जी पहले ज्यादा थी, अब वो नीचे डाउन आ चुका है। देखिए न्यूक्लियस के जो जितना करीब वो उतनी उसकी एनर्जी उतनी कम, और वो उतना ज्यादा स्टेबल। 2p की एनर्जी हाई थी, ऊपर था, तो ये हाइब्रिडाइज्ड होने के लिए क्या हुआ, ये नीचे आ गया। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम हो गई, एनर्जी भी कम हो गई। अब एनर्जी भी कम हो गई, और 2s ने 2p के साथ मिक्सिंग कर ली, 2s ने 2p के साथ मिक्सिंग कर ली। तो मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पे शेप भी आ चुका है, शेप भी आ चुका है। तो ये दोनों क्वालिटी डेवलप हो चुकी है। ध्यान रखना 2s के पास शेप कैसे आया, क्योंकि s ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव फेज वाला लें अगर आप, यहाँ पे s के पास एक ही फेज होती है, ध्यान रखना। और इसकी मिक्सिंग में कराऊं, इसकी मिक्सिंग में कराऊं 2p वाले के साथ, तो 2p वाले के पास, जिसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव। चलिए इसको मैं आगे समझाता हूँ, इसको मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे स्पेस इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या फिर कोशिश कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे S है, S के पास पॉजिटिव टर्मिनल है, पूरा पॉजिटिव फेज है, मतलब पॉजिटिव फेज में। अगर S नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि इसके पास नोड्स तो है नहीं। जैसे इसके पास नोड है, किसके पास, P के पास, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल है, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल है। तो होगा क्या, ये किसके साथ करेगा, मैंने आपको बता रखा है, इंटरफेरेंस बता रखा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता रखा था 11th क्लास में, आप लोगों को बताया हुआ था। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, पॉजिटिव। ये S और P की मिक्सिंग बता रहा हूं मैं, जब ये S ऊपर गया ना और S और P मिक्स हुए आपस में और ये sp3 बना, तो sp3 बनने से क्या होगा, देखो sp3 कैसे बना, ये S और P की मिक्सिंग हुई, तो S और P जब मिक्स हुए तो यहाँ पे जिस साइड मिक्सिंग हुई ये लोब तो फूल जाएगी और ये लोब फुस हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी नीचे साइड वाली, और ऊपर साइड वाली मोटी हो जाएगी लोब, क्योंकि यहाँ पे S की मिक्सिंग हो चुकी है और जिस साइड मिक्सिंग होती है वो वाली लोब फूल के बड़ी हो चुकी है। अब देखो
पी एस के पास बिल्कुल भी डायरेक्शनल नेचर नहीं था, अब इसके पास थोड़ा बहुत एक साइड खत्म हो गया, एक ही साइड की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसके पास डायरेक्शनल नेचर आ चुका है, शेप आ चुका है, कुछ ना कुछ शेप आ चुका है, शेप आ चुका है। और ये शेप आ चुका है तो यहाँ पे जो दो चीजें नॉर्मल मिक्सिंग में नहीं आ रही थी, वो दो चीजें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वाला दे चुका है। मतलब कभी भी हाइब्रिडाइज्ड, यहां से अगर एक स्टेटमेंट लिखूं मैं, यहां से आप लोगों को इतना पता होना चाहिए बच्चों, यहां से आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए, हमेशा आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि जो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अपने पेरेंट ऑर्बिटल से हर मामले में अच्छे होते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताओ बच्चों कि 2s कॉमा 2p और sp3 किसका, 2p और 2s का, 2p और 2s का, 2p और 2s का, किसका, sp3 किस में, 2s और 2p का। बताइए किसकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी, तो आप बोलोगे sp3 की बॉन्डिंग सबसे अच्छी। फिर आएगी, अब आपने इन दोनों में प्रायोरिटी देनी है, इन दोनों में विद इन अ सेल में किसको देखते हैं हम, 2p को, फिर लेंगे हम 2s को। इन दोनों से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग कौन करेगा, सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग करेगा कौन, sp3 वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताओ 3s 3p और sp3 में से बेटर बॉन्डिंग कौन करेगा, तो बेटा यहां पर आप क्या आंसर दोगे मुझे बताइए जरा, फटाफट आंसर बताइए। आप लोग 12-13 लोग हैं, अभी क्लास ले रहे हैं 12th क्लास के, कुछ बच्चे जेई है, नीट है, बताइए जल्दी बताइए। बस यही क्वेश्चन आप लोग अगर पूछ रहे हैं तो आप लोगों के समझ में आ चुका है। अगर ये sp3 हो जाए 2p का, 2p और 2s का, तो बेटा यहां पे ध्यान रखना, यहां पे हम sp3 वाले को प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हाइब्रिडाइज्ड हमेशा अपने पेरेंट ऑर्बिटल से अच्छा होता है, दूसरे के पेरेंट ऑर्बिटल से नहीं। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2s 2p की बात कर रहे थे, और साथ में sp3 जो था वो 2s और 2p का ही था। मगर यहां पे क्या होगा, सेकंड वाले केस में अगर आप समझेंगे तो यहां पे 3s है और 3p है, और उसके बाद sp3 जो दिया गया है, sp3 में ये क्लियर नहीं है कि ये sp3 किसका है, यहाँ पे किस s की और किस p की मिक्सिंग हुई है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे हम 3s और 3p में कंपेयर कराएंगे। अगर ये 2s और 2p का रहा भी होगा, ये अगर 2s और 2p का रहा होगा, इन दोनों को नहीं रहा होगा, तो हाइब्रिडाइज्ड वाले कौन से वाले सबसे अच्छे होते हैं। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था, ध्यान से समझना, पेरेंट ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज्ड वाले हमेशा अच्छे होते हैं अपने पेरेंट ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे ये बने हुए हैं 2s और 2p से मिलके हाइब्रिडाइज्ड वाले, और यहाँ पे बात हो रही है, कंपेयर करा रहे हैं हम 3s 3p को, तो यहाँ पे sp3 को छोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में करेंगे 3s 3p आपस में विद इन अ सेल की बात हो रही है, तो शेप को प्रायोरिटी देंगे, तो 3p वाली बेटर बॉन्डिंग करेगा, उसके बाद 3s वाली 3p को आप प्रायोरिटी यहां पे देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपके। कुल मिला के आपको शायद इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, क्या कारण, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि कोई बता सकता है। हाइब्रिडाइजेशन का ड्राइविंग फोर्स क्यों हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन होने के दो कारण है। एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन सा, बॉन्ड फॉर्मेशन, कैसा बॉन्ड तो पहले भी बन रहे थे, बेटर बॉन्ड का फॉर्मेशन,
बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि पहले वाले बॉन्ड्स में तो एक में भैया, एक में तो पी से ही जाके जुड़ रहा था, एक में 2s से अलग ही जाके जुड़ रहा था, वहां पे दोनों अलग अलग बातें कर रहे थे। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन, बेटर बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि जो s के पास क्वालिटी नहीं थी और जो p के पास क्वालिटी नहीं थी, हाइब्रिडाइजेशन में वो दोनों क्वालिटियां वहां पे डेवलप हो जाएंगी, वो दोनों क्वालिटियां वहां पे डेवलप हो जाएंगी फॉर बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो एक कारण है, भले ये माइनर कारण है, ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा, ये माइनर कारण है, माइनर है। मेजर कारण तो स्टेरिक स्टेबलाइजेशन होता है, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन होता है। ये चीजें आप लोग बाद में समझेंगे, कभी मेरे को समय मिलेगा तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, पर इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है। हाइब्रिडाइजेशन बेटर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए होता है। अच्छा, अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सारा पूरी बात मैंने समझाई क्यों, आपको ध्यान से समझना बात को। अगर अगर मैं यहां पे सी डबल बॉन्ड सी, मैं यहां पे सी डबल बॉन्ड सी और आगे NH2 की बात करूं और इस NH2 के पास दो लोन पेयर हैं। अगर मैं इस उसका NH2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, बताइए बताइए बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? अरे बताओ, आवाज आ रही मेरी? एसपी, यार तुम्हें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही नहीं आ रहा है, कैसे होगा बेटा? ये लोन पेयर कैसे है? पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड हैं? ये लोन पेयर हैं डीलोकलाइज्ड। जरा जरा पढ़ाई करो, कैसे में होगा ऐसे? सपने हैं तुम्हारे आईआईटी के, यार पढ़ तुम रहे हो नहीं। डीलोकलाइज्ड, तो डीलोकलाइज्ड का मतलब डीलोकलाइज्ड कब होगा? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड, तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टेरिक नंबर से। हाइब्रिडाइजेशन तीन तरीकों से निकाला जा सकता है। वो तीन तरीके कौन कौन से? एक तो आपका मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, एक स्टेरिक नंबर से निकाला जा सकता है, एक हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला है ही H इक्वल टू आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट स्पीसीज माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला था। ये तीन फॉर्मूले थे। तो स्टेरिक नंबर से यहाँ पे समझेंगे, स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? क्या बोल रहे हो? अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है? थोड़ा नेटवर्क का इशू है ही ना, क्या कर सकते हैं यार। आ जाएगी, चलिए देखते हैं, आ जाएगी धीरे धीरे। ये वीडियो भी भेज दूंगा मैं। अभी आ रही है? देखो, होगा होगा क्या बच्चों, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, मगर यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा 0। ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकलाइज्ड का मतलब ही ये होता है कि जो एक जगह पे फिक्स नहीं होता, जो आगे बढ़ेगा, जो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। और इसका स्टेरिक स्टेबलाइजेशन से आप देख लो, 1 2 3 स्टेरिक नंबर 3 आ रखा है, तो एक एस का, 2 पी के, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। मेन बात ये है बच्चों, मेन बात ये है कि यहाँ पे सर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किस में जाके रहेगा? क्या ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जाके रहेगा, या फिर ये और लोन पेयर p ऑर्बिटल में जाके रहेगा? तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैं आपको जो बात समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लोन पेयर की पोजीशन हम डिफाइन कर रहे हैं कि sp2 में रहेगा या फिर p ऑर्बिटल में रहेगा। तो बेटा
ध्यान से समझिए, देखो हाइब्रिडाइज्ड वाला भी स्टेबल होता है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेबिलिटी के लिए ही तो हो रहा है सब कुछ। हाइब्रिडाइजेशन स्टेबिलिटी के लिए ही हो रहा है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर जाके रहे, मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं कि अगर आपका जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जाके रहे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जाके रहे, तो होगा क्या, यहां पर भी स्टेबल है। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर इसको रेजोनेंस करना है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना है, तो रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी आती है। अब हमको देखना क्या है, अब हमको ये बात समझनी है कि अगर अगर ध्यान से समझना, अगर इसको दोनों जगह स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये किसको चुनेगा, ये उसको चुनेगा जहां इसको अधिक स्टेबिलिटी मिल रही है। तो इसका मतलब कभी भी अगर इसको रेजोनेंस मिल रहा होगा तो ये रेजोनेंस को प्रायोरिटी देगा बजाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहने के, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहने के। तो यहां पे होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, रेजोनेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। अब रेजोनेंस को प्रायोरिटी कैसे मिलेगी, अगर मेरा C डबल बॉन्ड C मेरे पास था और इसके बाद NH2 था, तो आपको पता है यहां पे ये लोन पेयर के बाद सिंगल एंड नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड है, तो यहां पे हम प्रायोरिटी देंगे रेजोनेंस को। रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे तो ये लोन पेयर आगे किसकी फॉर्म में जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्म में। और डबल बॉन्ड कौन बनाता है, p ऑर्बिटल। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये NH2 का ये लोन पेयर, अगर ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ये लोन पेयर अगर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, अगर ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसको p ऑर्बिटल में होना पड़ेगा, क्या इतनी बात समझ में आई आपके? अच्छा, एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। जैसे इसी को ले लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, और दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड C और उसके बाद C 1 2 H और CH2 और NH2। देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये वाला जो कंपाउंड है, पहली बात तो लोन पेयर की बात की जाए तो लोन पेयर यहाँ पे डिलोकलाइज्ड होंगे, लोकलाइज्ड नहीं होंगे, एक जगह पे फिक्स नहीं होंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट ही क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये रेजोनेंस दिखाएगा। ध्यान से देखना। उसके बाद मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, किसके, NH2 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो यहाँ पे लोन पेयर तो फिक्स है नहीं, तो स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, डिलोकलाइज्ड है, मतलब आगे शिफ्ट हो चुका होगा, तो 3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। और अगर लोन पेयर की पोजीशन की बात की जाए तो लोन पेयर मैंने कभी भी बताया, जब लोन पेयर को दिखेगा कि रेजोनेंस हो रहा है, तो वो रेजोनेंस को हाइब्रिडाइज्ड में रहने से अधिक वो रेजोनेंस को प्रायोरिटी देगा, और रेजोनेंस को प्रायोरिटी देगा तो रेजोनेंस के कारण लोन पेयर किस फॉर्म में शिफ्ट होगा, आगे पाई बॉन्ड की फॉर्म में, और पाई बॉन्ड की फॉर्म में शिफ्ट होगा तो ये हमेशा किस ऑर्बिटल में रहेगा, इन p ऑर्बिटल। लोन पेयर कहां रहेगा, इन p ऑर्बिटल। ध्यान से समझना बात को, हाँ। अब इसमें बात की जाए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो दूसरा एग्जांपल मैंने दे रखा है, दोनों को कंपेयर करना ध्यान से, हाँ समझना। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद बेटा खुद करने हैं आपने। लोन पेयर की बात की जाए तो लोन पेयर कैसे हैं, लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है, क्योंकि आगे रेजोनेंस नहीं है, तो एक जगह पे फिक्स होंगे, तो लोकलाइज्ड होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड वाली, इतनी बात समझ में आ चुकी है, इतनी बात सबके समझ में आ चुकी है, लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड। साक्षी जी आपकी समझ में आ रहा है? देखिए क्या होगा, ये लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि इसको आगे रेजोनेंस नहीं दिख रहा है। अगर मैं NH3 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, NH2 के
NH2 के मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, होगा क्या, यहाँ पे स्टेरिक नंबर से काउंट होगा। यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, मैं नीचे निकाल लेता हूँ स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब सिग्मा यहाँ पे 3 है और लोन पेयर आगे शिफ्ट कहीं हो नहीं रहा है, लोकलाइज, लोकलाइज का मतलब फिक्स है, लोकलाइज का मतलब फिक्स है। अब फिक्स है तो ये लोन पेयर काउंट होगा, ये लोन पेयर काउंट होगा, ये लोन पेयर काउंट होगा। तो काउंट होगा तो देखिए कैसे हम लिखेंगे इसको, कैसे हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ये आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस NH2 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और लोन पेयर अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो बेटा, ये लोन पेयर आगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता तो ये लोन पेयर किस में होता, इन p ऑर्बिटल। क्योंकि मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइज्ड से ज्यादा वो किस में प्रायोरिटी रखता है, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस करना है तो उसको पाई बॉन्ड बनाना है, और पाई बॉन्ड कब बनाएगा, जब लोन पेयर p ऑर्बिटल में होगा। देखिए अब लोन पेयर इसमें देखो रेजोनेंस तो इसको करना है नहीं, अब रेजोनेंस नहीं करना है तो वो p में भी आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये लोन पेयर कहाँ होगा, ये लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड में ही रहना पसंद करेगा। और लोन पेयर कहाँ होगा, इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आपको शायद इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? अच्छे से समझ में आ चुकी है ये बातें? पक्का सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में खुद करा लेता हूं और एक और उसके बाद 2-3 एग्जांपल आप खुद करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है बच्चों? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ये बेसिक ऑर्गेनिक है, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पे एक बेंजीन रिंग लिख के दूं, यहां पर एक NH2 लगाऊं और इस NH2 के पास मैं रखूं 2 लोन पेयर, और यहां पर एक NH2 लगाऊं और इस NH2 के पास भी रखूं 2 लोन पेयर, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया बताओ कौन सा, जो चीजें मैंने आपको समझाई है, पहले हम इस NH2 का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं A नाम दे देता हूं। तो A की मैं सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं पहले। चूंकि देखो यहाँ पे NH2 के ऊपर लोन पेयर है, फिर इसको सिग्मा है, नेक्स्ट वन इज सिग्मा। तो बेटा सिग्मा के बाद सिग्मा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस तो होगा नहीं। अब रेजोनेंस नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम किसका, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे NH2 का। तो यहाँ पे लोन पेयर प्लस सिग्मा। अब लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 4, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक, लोन पेयर की बात की जाए तो आगे लोन पेयर की बात की जाए, डिलोकलाइज्ड होंगे या लोकलाइज्ड होंगे, डिलोकलाइज्ड होंगे या लोकलाइज्ड होंगे? हाँ क्या? अरे नीतीश भट्ट पागल हो गया है क्या? समझ में नहीं आ रहा है? डिलोकलाइज्ड होंगे या लोकलाइज्ड होंगे? डिलोकलाइज कहां से हो जाएंगे यार, तेरे को रेजोनेंस दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे? डिलोकलाइज शिफ्ट कब होते हैं, जब रेजोनेंस होता है आगे। अब यहाँ पे लोन पेयर है, एक लोन पेयर ने सिग्मा बॉन्ड है, नेक्स्ट वन इज सिग्मा, तो डिलोकलाइज का मतलब शिफ्ट होना। अब लोन पेयर शिफ्ट ही क्यों होगा जब रेजोनेंस दिखेगा ही नहीं उसको? तो लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है भाई, लोन पेयर हो जाएगा लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, ठीक है। और लोन पेयर होगा कहां, चूंकि यहां रेजोनेंस नहीं है। ए की बात कर रहा हूं भाई मैं, ए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए की बात, मैं ए की बात कर रहा हूं मैं। देखो लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा। अब लोन पेयर में क्या होगा, ध्यान से देखना, लोन पेयर अगर पूछा जाए कि कहां है, आपसे पूछा जाए कि लोन पेयर कहां किस ऑर्बिटल में होगा, तो आपको बेटा ये बात ध्यान रखना, आपकी क्लास वालों को पता भी नहीं होगा, ये 12th वालों को, आप लोग सीख रहे हैं, ध्यान देना। देखना लोन पेयर अगर पूछा जाए, बेसिक हमारे यहाँ पे कमजोरी होते हैं उत्तराखंड में, तो देख लो ना। देखो भाई NH2
का जो ये लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर अगर पूछा जाए तो ये लोन पेयर कहाँ होगा, ये लोन पेयर होगा आपका इन इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो नहीं रहा है तो रेजोनेंस नहीं होगा तो हाइब्रिडाइज्ड में रहना पसंद करेगा। जो ns3 का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा ना sp3, लोन पेयर भी उन्हीं sp3 में से एक में रहेगा। अब मैं बी वाले को ले लेता हूं, बी वाले को समझना, बी वाले को समझने का प्रयास करना। अब बी वाले की मैं बात करूं तो बी वाले में क्या है, अगर मैं बी वाले का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो नीतीश भट्ट ही बताएगा। नीतीश भट्ट बताओ भाई, इस NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा। sp2 क्यों आएगा कि स्टेरिक नंबर हम कैलकुलेट करेगा सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर इसका क्या है, लोन पेयर की अगर हम बात कर लें तो लोन पेयर है इसका डी लोकलाइज्ड, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, ये सिग्मा है, नेक्स्ट वन क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएंगे डी लोकलाइज्ड, ये डी लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएंगे। तो डी लोकलाइज्ड होंगे यानी ये शिफ्ट हो रहे होंगे, NH2 के ऊपर नहीं होंगे, तो सिग्मा तो इसमें 3 होगा, लोन पेयर हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 आएगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब चूंकि लोन पेयर किसमें, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर किसमें होगा, लोन पेयर होगा इन प्योर p ऑर्बिटल, इन प्योर p ऑर्बिटल। आपको शायद ये बातें समझ में आ चुकी होंगी कि कब कौन सा sp3 में रहेगा, कब कौन सा sp2 में रहेगा, कब क्या होगा, ये सब बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं। आई थिंक क्लियर है ये सब बातें। तो सबको क्लियर है, कोई किसी को डाउट तो नहीं? देवयानी है और कौन है, अंकिता देवयानी, आप लोगों को समझ में आ चुका है बेटा? पक्का? चलिए आ गया है तो देखते हैं भाई। आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे जवाब दें। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आप मुझे क्लियर करें कि इसमें होगा क्या। अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने NH2 लगा लिया है और NH2 के ऊपर लोन पेयर है, तो मुझे आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ किसका, NH2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओगे। लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है, लोन पेयर की पोजीशन बताओगे और आप बताओगे हाँ हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर की पोजीशन, ठीक है इसमें। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको मैं दे रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे NH2 हो, इसके पास लोन पेयर हो, सब ये सारी बातें इसके लिए भी बतानी है। तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे N हो, यहाँ पे N के पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यही सब बातें इसके लिए भी बतानी है। चौथा मैं दे रहा हूँ, ये इसके पास ऊपर लोन पेयर रख लेते हैं, नीचे हाइड्रोजन कर लेते हैं और ये कुछ हम इस तरीके से बना लेते हैं। आप लोग मुझे ये सब, इसके लिए ये सब बातें मुझे क्लियर कीजिए, बताइए। चलिए 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, चारों क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने हैं और मुझे बताने हैं। आप लोग डिफाइन कीजिए क्या क्या है इसका। आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही होगी ना, स्क्रीन भी दिख रही होगी। नीतीश भट्ट स्क्रीन भी दिख रही है ना? हाँ तो आप मुझे बताइए। चलिए हाँ जी, पहला वाला बताइए। NH2 की हाइब्रिडाइजेशन गुड, sp2 होगा। नेक्स्ट लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होंगे या लोकलाइज्ड होंगे? डिलोकलाइज्ड होंगे। लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी? गुड। दूसरे वाले क्वेश्चन को मुझे अंकिता जी बताएंगी।
दूसरे वाले क्वेश्चन को मुझे अंकिता मैडम बताएंगी। अंकिता जी आ गया है, बताइए। किसका वेट, हाँ दूसरे वाले का आप कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन NH2 का, इसका हो जाएगा sp3। ठीक है, क्लियर है, गुड, सही बात है। और लोकलाइज्ड होंगे या डिलोकलाइज्ड होंगे लोन पेयर? लोकलाइज्ड होंगे, गुड गुड, सही है सही है, क्लियर है, मतलब सीख रहे हैं आप। और उसके बाद क्या था, लोन पेयर कहाँ होंगे, किस जगह पे होंगे? यस यस यस, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है, क्लियर है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होंगे क्योंकि इसको रेजोनेंस दिख रहा है नहीं, तो वो लोन पेयर कभी नहीं चाहेगा कि मैं कहाँ आऊँ, p ऑर्बिटल में आऊँ, क्योंकि p ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है और हाइब्रिडाइज्ड वालों की एनर्जी लो होती है। तो बिना रेजोनेंस के वो कभी नहीं चाहता कि मैं प्योर p में जाऊँ, बिना प्योर p में रहूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरे की बात। अब मुझे तीसरे के लिए कौन बताएगा? तीसरे के लिए मुझे बताएगा गर्विता या दक्षवर्धन में से कोई एक। तीसरा ये है, तीसरा ये वाला है। तीसरे के लिए मुझे बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। दक्षवर्धन का है, दक्षवर्धन क्लास ले रहा है, बताइए दक्षवर्धन जी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? नहीं 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 नहीं, sp3 क्यों हो जाएगा? sp3 नहीं होगा, क्योंकि पहले तो आप मुझे लोन पेयर बताइए, लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होंगे लोकलाइज्ड होंगे? डिलोकलाइज्ड होंगे। तो डिलोकलाइज्ड लोन पेयर काउंट ही नहीं होते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन में, समझ रहे हैं आप? डिलोकलाइज्ड तो आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो डिलोकलाइज हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे आप? स्टेरिक नंबर मेथड से, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा तो आ जाएंगे कितने, देखो इस लोन पेयर ने, मैं बताता हूँ, इस नाइट्रोजन ने एक सिग्मा तो ये बना रखा है, एक सिग्मा ये बना रखा है, और एक सिग्मा ये बना रखा है। तो ये 3 सिग्मा बना रखे हैं, तो सिग्मा तो आ जाएंगे 3 प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर तो इसके आपने कह दिया, यहाँ पे आपने ये बोल दिया डिलोकलाइज्ड है, और डिलोकलाइज्ड है मतलब डिलोकलाइज्ड का मतलब ही आप ये बोल रहे हैं कि ये लोन पेयर यहाँ पे नहीं है भैया, ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है, समझ रहे हो? ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है भाई। अब नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है तो ये आगे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर 0 लोन पेयर आ जाएगा, 0 लोन पेयर आ जाएगा तो स्टेरिक नंबर 3, और स्टेरिक नंबर 3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे आप लोग बताइएगा कि ये लोन पेयर कहाँ होगा, किस पोजीशन में होगा, किस ऑर्बिटल में होगा? गुड, क्योंकि इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना है तो ये p ऑर्बिटल में होगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ही गलत है, बाकी ठीक है। देखिए अब मुझे कौन बताएगा, आप कोई स्वेच्छा से बता दीजिए। साक्षी जी बताना चाह रही हैं तो साक्षी मैडम बता सकती हैं। अच्छा वो भी तो है, क्या नाम है हमारा, वेट 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 वेट, क्या नाम है उनका? खुशी डंडरियाल जी बताएंगे, आपकी प्यारी बहन हमको बताएंगी। बताइए, खुशी जी हैं क्लास में? खुशी जी क्लास में हैं? चलिए फिर साक्षी आप ही बताइए, साक्षी जी आप ही बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा चौथे वाले का? sp3। लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होंगे या लोकलाइज्ड होंगे? लोकलाइज्ड, गुड 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 गुड, सीख रहे हैं आप लोग। और और लोन पेयर रहेंगे कहाँ, किस जगह पे, किस ऑर्बिटल में रहेंगे? इन हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल, गुड, सीख गए आप लोग। तो मेरे हिसाब से इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया। आपको और कुछ बताना है, ये क्लास ओवर करें, आज के लिए इतना बहुत है? आप बताइए, आप आज के लिए इतना बहुत है यार, आगे बढ़ें, कुछ और सिखाएं? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, फिर कल हम स्टार्ट करते हैं आगे। जुड़े रहिए,
5-6 लेक्चर इस महीने अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल गई तो अगले महीने से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएंगी बेटा। सिंपल वे में अगर समझाऊं, सिंपली आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपका जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन क्लियर है तो। और ये जीओसी पर्टिकुलर 12th के लिए नहीं है, 11th के लिए नहीं है, बीएससी के लिए नहीं है, एमएससी के लिए नहीं है, ये सब क्लास के लिए जनरल होती है, एक जैसी होती है। जीओसी सबके लिए सेम है। ये हम बेस तैयार कर रहे हैं, और बेस चाहे ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, बेस सबका मजबूती बनाया जाता है, एक जैसा ही बनाया जाता है। समझ रहे हो? तो ये है भाई, बिल्डिंगें कितनी भी चढ़ा लो। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं।